हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये फिजिक्स क्लास 12 का थर्ड यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और ये चैप्टर 5 है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इससे पहले जो चैप्टर आपने पढ़ा था मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, और उस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आपने पढ़ा था सर्कुलेटिंग करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो आपने देखा था कि एक सर्कुलेटिंग करंट लूप को जो है एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एज्यूम किया जा सकता है। सर्कुलेटिंग करंट लूप जो है स्मॉलेस्ट मैग्नेटिक एलिमेंट है। मैं एक छोटा सा रिवीजन उसका ले लेता हूं। ओके, सपोज एक सर्कुलेटिंग करंट लूप, इसमें करंट है आई, इसका रेडियस है कैपिटल आर, और इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका वैल्यू होगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 स्मॉल आर स्क्वायर यानी सेपरेशन का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर का होल पावर 3/2। या फिर इसे आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आर स्क्वायर आई अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर का होल पावर 3/2। एंड फॉर फार एक्सियल पॉइंट सेपरेशन इज वेरी मच ग्रेटर देन रेडियस। ओके, और उस केस में हम लोग कहते हैं ये पॉइंट डाइपोल है। ओके, तो एक पॉइंट डाइपोल के लिए जानते हैं आप लोग सर्कुलेटिंग करंट लूप को मैग्नेटिक डाइपोल क्यों कहा गया था? क्योंकि इसके पास एन पोलरिटी भी है और एस पोलरिटी भी है। जिस फेस से फील्ड लाइंस बाहर आते हैं उसका पोलरिटी एन, और जिस फेस में फील्ड लाइंस एंटर करते हैं उसका पोलरिटी एस। ओके, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल है, और इससे छोटा मैग्नेटिक एलिमेंट एग्जिस्ट भी नहीं करता है। मतलब ऐसा नहीं देखा गया है कहीं भी इससे छोटा मैग्नेटिक एलिमेंट। ओके, तो अनलाइक चार्जेस के केस में याद कीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था। इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो तरह का पोलरिटी, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ये पोलरिटी था। लेकिन ये दोनों पोलरिटी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये दोनों सेपरेट भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन एन पोल और एस पोल मैग्नेटिज्म के केस में एन पोल और एस पोल सेपरेट एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये डायलॉग आप लोग याद कर सकते हैं, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फॉर एक्सियल पॉइंट मतलब एक पॉइंट मैग्नेटिक डाइपोल के लिए स्मॉल आर यानी सेपरेशन इज वेरी मच ग्रेटर देन रेडियस। तो इस रेडियस को आप लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो आपको एक्सियल फील्ड मिलता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 ये आई, और पाई आर स्क्वायर जो है वो एरिया हो गया। ठीक है, और इसे आप लोग लिख पाएंगे आर को नेग्लेक्ट करके आर क्यूब, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एम क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट है। आई इंटू ए जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट है अपॉन आर क्यूब। तो ये मैग्नेटिज्म का कांस्टेंट, ये डाइपोल मोमेंट, और ये सेपरेशन का क्यूब बिल्कुल इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो एक्सियल फील्ड था उससे मैच करता, उसके एनालोगस है रिजल्ट। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए जो एक्सियल फील्ड था वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जैसे यहाँ मैग्नेटिज्म का कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वैसे वहां पर इलेक्ट्रोस्टैट का कांस्टेंट था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। याद होगा आपको एक्सियल फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट। तो ये दोनों रिजल्ट जो है वो एनालॉगस है, और इसी एनालॉगी को ध्यान में रखते हुए, इसी एनालॉगी को देखते हुए कहा गया कि सर्कुलेटिंग करंट लूप जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। और एम्पियर ने लगे हाथ मतलब उसी समय एक हाइपोथेसिस भी दे दिया। क्या? ऑल मैग्नेटिक फेनोमेना all
magnetic phenomena can be explained in terms of circulating currents। ये एम्पियर का हाइपोथेसिस था। हाँ, इसके पीछे वजह भी था, क्या याद होगा आपको? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। हर एक सबस्टांस एटम से बने हुए हैं, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलेट करते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, रिवॉल्व करते हैं, तो उनके पास अपना मैग्नेटिक मोमेंट है। मैग्नेटिक मोमेंट आप लोगों ने लास्ट क्लास में डिराइव भी किया था। तो इलेक्ट्रॉन्स के पास मैग्नेटिक मोमेंट है, और यदि किसी करंट लूप के पास मैग्नेटिक मोमेंट है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसे हम लोग इस फार्मूला के हेल्प से दे सकते हैं। और ये फार्मूला जो कि एक्सियल फील्ड के लिए मिलता है आपको, एक्सप्रेशन μ0/4π 2m/r³। हाँ सही है, हमने एक सर्कुलेटिंग करंट लूप का यूज करके ये फार्मूला डिराइव किया है, लेकिन एट ए टाइम ये सही है हर तरह के प्लेनर लूप के लिए। ध्यान रखिएगा, प्लेनर लूप के लिए। यदि कोई लूप किसी प्लेन में एग्जिस्ट करता हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, या फिर वो सर्कुलर हो, या फिर ट्रायंगुलर हो, या किसी इरेगुलर शेप का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि वो एक प्लेनर लूप है, यदि वो लूप पूरी तरीके से किसी एक प्लेन में लाई करता है, तब उसके लिए कुछ ना कुछ होगा मैग्नेटिक मोमेंट, जहां पे मैग्नेटिक मोमेंट का डिफिनीशन होता है करंट इनटू एरिया। ओके, तो उसके एक्सियल फील्ड का फॉर्मूला ये रहा। उसके एक्सियल फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए आप इस एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं। ओके, सबके लिए एप्लीकेबल है, कोई भी प्लेनर लूप के लिए ये एक्सियल फील्ड का एक्सप्रेशन एप्लीकेबल है, बशर्ते उस लूप का मैग्नेटिक मोमेंट आपको पता होना चाहिए। और मैग्नेटिक मोमेंट कैसे पता चलेगा? सिंपल है, करंट में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए एरिया से। ओके, एनी प्रॉब्लम? चलिए, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो भी रिवॉल्व कर रहा है, उसके कारण भी मैग्नेटिक मोमेंट है, और यदि मैग्नेटिक मोमेंट है तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता होगा। तो मैग्नेट जो कि एक सबस्टांस है, वो भी यदि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो हो ना हो उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है सर्कुलेटिंग करंट्स। ऐसा एम्पियर का मानना था, उसने ऐसा सजेस्ट किया। क्योंकि उसने सजेस्ट किया था इसलिए इसे हम लोग हाइपोथेसिस कहते हैं। इसका प्रूफ उन्होंने नहीं दिया था। हाँ, लेकिन इस चीज को कुछ एक्सपेरिमेंट के हेल्प से हम लोग जस्टिफाई करने का कोशिश करेंगे, और फिर उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट भी हम लोग सामने रखेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से सर्कुलेटिंग करंट लूप्स, इन केस ऑफ मैग्नेट्स, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें भी है, एक ऑर्डिनरी मैटर जो कि मैग्नेट नहीं है उसमें भी है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है। क्या वजह रही होगी, है ना? इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में। आज हम लोग सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग सिर्फ ये जस्टिफाई करेंगे कि एक मैग्नेट जो है वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो भी किसके कारण है? रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स के कारण है। ओके, और एक मैग्नेट को एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड का इक्विवेलेंट माना जा सकता है। देखिए, यदि इस फैक्ट को हम लोग जस्टिफाई कर पाते हैं कि एक मैग्नेट को करंट कैरिंग सोलेनॉइड के इक्विवेलेंट माना जा सकता है, तो क्लियर है करंट कैरिंग सोलेनॉइड में क्या है? ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, और इससे करंट दौड़ रहा है। तो क्या है? सोलेनॉइड यदि करंट कैरी कर रहा है तो क्या है? बहुत सारे सर्कुलेटिंग करंट लूप्स हैं सोलेनॉइड में, बहुत सारे सर्कुलेटिंग करंट लूप्स हैं सोलेनॉइड में। अब किसी भी तरीके से हम ये प्रूफ करके दिखा दें कि एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है,
और एक बार मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वो दोनों रिजेंबल करते हैं, वो दोनों एक जैसे हैं, वो दोनों मैच करते हैं। यदि हम लोग ये प्रूफ कर पाए तो इससे ये क्लियर होता है, इससे ये जस्टिफाई हो जाता है कि एक बार मैग्नेट जो है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी सर्कुलेटिंग करंट लूप्स के कारण नहीं है। हाँ, वो सर्कुलेटिंग करंट लूप्स कहाँ से आता होगा, वो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के कारण आता होगा। लेकिन सबसे पहले ये हमें जस्टिफाई करना होगा कि एक बार मैग्नेट किसके जैसा है, किसके इक्विवेलेंट है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड के इक्विवेलेंट है। ओके, तो ये हम लोग जस्टिफाई करेंगे। जस्टिफाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्लास 10 में आप लोग किए भी होंगे, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न ड्रॉ करते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न ड्रॉ करना बहुत आसान है, आप लोग जानते हैं, आयरन फिलिंग्स का यूज करके और कंपास निडल का यूज करके जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ किया जाता है। और ये भी आपको याद होगा कि एक सोलेनॉइड के कारण, करंट कैरिंग सोलेनॉइड के कारण और एक बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न है वो एक जैसा दिखता है। एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड और एक बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न है वो दोनों एक जैसा दिखता है। चलिए यहां तक ठीक है, लेकिन कुछ मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन भी हो। ओके, तो वो हम लोग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट पे आप लोग ध्यान देंगे। एक बार मैग्नेट कंसीडर कीजिए, मैंने सिलिंड्रिकल शेप का बार मैग्नेट ले लिया, वैसे आप क्यूबॉइड शेप का भी कंसीडर कर सकते हैं। और इसका ये सेंटर है, इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी कंसीडर कीजिए। ओके, इस बार मैग्नेट के एक्सिस पर इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी कंसीडर कीजिए। एक्सपेरिमेंटली यहां मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पता किया गया। एक्सपेरिमेंट के हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, इससे रिलेटेड टॉपिक भी आपके सिलेबस में है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो एक्सपेरिमेंटली जो है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट किया गया, डिटरमाइन किया गया। पाया गया कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब का। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब का। अब हम लोग थ्योरेटिकली एक सोलेनॉइड के कारण इसी पोजीशन पे, जिसे हम लोग कह सकते हैं फार एक्सियल पॉइंट, इसी पोजीशन पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इवेल्युएट करते हैं। ओके, थ्योरेटिकली मैथमेटिक्स का यूज करके। ओके, तो हम लोग जो है फार एक्सियल पॉइंट पे एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड इवेल्युएट करते हैं और देखते हैं क्या करंट कैरिंग सोलेनॉइड के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड आर क्यूब का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि हाँ, तो फील्ड लाइंस का पैटर्न तो रिजेंबल कर ही रहा है और ये भी इस फैक्ट को सपोर्ट कर रहा है, क्या ऑल मैग्नेटिक फेनोमेना कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ सर्कुलेटिंग करेंट्स। ओके, तो यदि ये सही निकलता है तो एम्पियर का हाइपोथेसिस को बल मिलता है। ओके, तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड कंसीडर कीजिए और याद कीजिए करंट कैरिंग सोलेनॉइड में क्लोजली स्पेस्ड सर्कुलर टर्न्स होते हैं कॉपर वायर के, राइट, इंसुलेटेड कॉपर वायर के क्लोजली स्पेस्ड सर्कुलर टर्न्स होते हैं, राइट। तो क्लोजली स्पेस्ड है मतलब टर्न्स के बीच गैप नहीं है, तो वो एक यूनिफॉर्म सिलेंडर बन जाएगा, राइट। तो मैं एक सोलेनॉइड बना करके बस एक सिलेंडर के जैसा डायग्राम बना देता हूं। ये रहा, एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड, इस पे बहुत सारे टर्न्स हैं कॉपर वायर के, इंसुलेटेड कॉपर वायर के, और उन सब में करंट दौड़ रहा है। ओके, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n है। इस सोलेनॉइड का टोटल लेंथ 2l है, इसका रेडियस कैपिटल R है और इसमें करंट दौड़ रहा है I। ओके, और इसके सेंटर पे आइए,
एक्सिस पर एक पॉइंट P कंसीडर कीजिए। सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर पॉइंट P हमने कंसीडर किया है। ये ऑरिजिन है, इसका टोटल लेंथ 2l है, तो ये पॉइंट आपका हुआ +l और ये होगा -l। सपोज ये एक्स एक्सिस पे है, ओके, तो उस कारण से ये ऑरिजिन हुआ, ये +l और ये -l। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? ओके, अब पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। एक्सियल फील्ड सोलेनॉइड के लिए तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन सर्कुलर करंट लूप के लिए एक्सियल फील्ड जानते हैं। क्या था? एक सर्कुलर करंट लूप के लिए एक्सियल फील्ड का इक्वेशन था μ0/4π 2π r² I अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर का पावर 3/2। और यदि n टर्न्स हो तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट? हाँ, तो उस तरह का सर्कुलर करंट लूप, n टर्न्स वाला सर्कुलर करंट लूप, ध्यान दीजिए इसमें बहुत सारे टर्न्स है, इसलिए ये सर्कुलर नहीं रह गया, ये लंबा सा सिलेंडर बन गया। ओके, ये सोलेनॉइड बन चुका है। लेकिन यदि इसमें से एक छोटा सा सेक्शन जिसका मोटाई हो dx हम लोग कंसीडर करें, ओके, यदि इसमें से एक छोटा सा सेक्शन हम लोग कंसीडर करें dx मोटाई का, तब ये n टर्न्स वाले सर्कुलर करंट लूप के इक्विवेलेंट है। ओके, और इसके कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड हम लोग इसके हेल्प से बता सकते हैं। ओके, चलिए ओरिजिन से इसका डिस्टेंस है x, ऐसा मान लेते हैं। ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है? x। अब चलिए, इसके कारण पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड होगा dB इज इक्वल टू μ0/4π 2πr² I अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर। इस पॉइंट से पॉइंट P, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, राइट? तो इस पॉइंट से पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है? ये टोटल है r और ये है x, r माइनस x का होल स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर का होल पावर 3/2। और ये तब यदि इस सर्कुलर करंट लूप में एक टर्न होता, सपोज इसमें n टर्न हो, तब क्या होगा? n से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ओके, यदि n टर्न्स हो तो n से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब इस n का वैल्यू क्या होना चाहिए? स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है कैपिटल N अपॉन L। और यदि ये लेंथ dx है ना, ये जो सर्कुलर करंट लूप है इसका लेंथ कितना है? dx है। तो यहां से आपको कैपिटल N इज इक्वल टू मिल जाएगा n dx। बोले कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ कैपिटल N का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं n dx μ0/4π 2i πr² को हम लोग a लिखते हैं। ओके, अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर का होल पावर 3/2। ओके, अब फॉर फार एक्सियल पॉइंट separation r is very much greater than x as well as radius। ओके, तो इस x को भी और इस रेडियस को भी नेगलेक्ट कर दिया जाए, और यदि हम लोग इन दोनों को नेगलेक्ट कर देंगे तो आपको मिलेगा डिनोमिनेटर में r3। तो dB का वैल्यू आपको मिलता है μ0/4π 2ia n dx
यहाँ से मैं लिख रहा हूँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2IA n dx, ओके, अपॉन यहाँ पे x को नेग्लेक्ट कर दिया आपने, रेडियस को नेग्लेक्ट कर दिया आपने, तो आपको मिला सेपरेशन r का क्यूब, ओके। अब यदि नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको पता करना है तो आप dv को इंटीग्रेट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और x का वैल्यू कहां से कहां तक है, -L से लेकर के +L तक है ना। सोलेनॉइड इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक है। यदि आपने ये dx कंसीडर किया है तो ऐसा dx तो इस पे यहाँ है, ये रहा, ये सारे सेक्शंस बनेंगे इस तरीके से सेक्शंस बनेंगे। तो ये सेक्शंस कहां से कहां तक लाई करते हैं, -L से लेकर के +L तक लाई करते हैं। तो आप dv को इंडिकेट करेंगे -L से लेकर के +L तक, ओके। चलिए जी, तो इसमें कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ओके, 2 कांस्टेंट है, करंट I कांस्टेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल ये भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ये भी कांस्टेंट है, और इस सेंटर से पॉइंट P का जो सेपरेशन R है ये भी कांस्टेंट है, और dx को इंटीग्रेट करना है -L से +L तक। dx को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा x, ओके, और x का लिमिट जब आप लोग -L से +L तक पुट करेंगे तो आपको सॉल्व करके आंसर मिलेगा 2L, ठीक है। तो वो कैलकुलेशन में स्किप करता हूं, डायरेक्ट रिजल्ट में लिखता हूं, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2IA इंटू n अपॉन r3, और ये dx का इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट जब -L से +L तक पुट करेंगे तो ये सॉल्व होकर के वैल्यू आपको मिलेगा 2 इंटू n, राइट। अब आइए अब ये जो सोलोनाइड है इसका टोटल लेंथ कितना है, उसका टोटल लेंथ है 2L, तो n इंटू 2L से आपको क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलोनॉइड, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड, बोलिए हाँ या ना, बिल्कुल। ये स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है और 2L इसका लेंथ है, तो यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको मिलेगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड, राइट। और अब ध्यान दीजिएगा, n और 2L को पहले मैं अलग कर लेता हूं, उसके बाद बाकी जो है उस पर ध्यान देते हैं। ये हुआ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और 2IA अपॉन r3। अब ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स और इंटू I इंटू A मल्टीप्लाई करें तो आपको इस सोलोनॉइड का नेट मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, एक करंट लूप का मैग्नेटिक मोमेंट होता है I इंटू A, और यदि यहां पर n टर्न्स वाले करंट लूप है, n टर्न्स वाले, तब मैग्नेटिक मोमेंट हो जाता है 4 n टर्न्स, मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो हो जाएगा NIA, राइट। n इंटू 2L क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और ये रहा I और ये रहा A, तो आप लोग इसे लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 N2LIA, जहां पर ये है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन r3। तो इसे आप लोग क्या बोल सकते हैं, इसे आप लोग बोल सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, ओके, जो कि सोलेनॉइड के लिए कांस्टेंट होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r3।
आपने m किसके लिए सब्स्टिट्यूट किया, n इंटू 2l इंटू आई इंटू ए के लिए। ओके, n कांस्टेंट है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ सोलोनॉइड वो भी कांस्टेंट है, उसमें जो करंट दौड़ रहा वो भी कांस्टेंट है, स्टेडी करंट हमने कंसीडर किया है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो भी कांस्टेंट है। ओके, और इन सब को हम लोग कह रहे हैं क्या, मैग्नेटिक मोमेंट। तो एक सोलोनॉइड के लिए मैग्नेटिक मोमेंट कांस्टेंट है, ये मैग्नेटिज्म का कांस्टेंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या मिला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, राइट। एक्सपेरिमेंटली एक बार मैग्नेट के लिए भी तो यही रिजल्ट पता किया गया था ना। एक बार मैग्नेट के लिए फार एक्सियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली डिपेंड करता है आर क्यूब पर, और एक सोलेनॉइड के लिए भी जो डिपेंडेंसी है मैग्नेटिक फील्ड की, फार एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को जो डिपेंडेंसी है वो कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी एक जैसा है, एक तरीके से ये एक ही तरीके का डिपेंडेंसी है सेपरेशन पे। ओके, एक बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का जो डिपेंडेंसी है सेपरेशन पे, और एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंडेंसी है, वो दोनों एक जैसा है, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि एक बार मैग्नेट जो है वो करंट कैरिंग सोलेनॉइड के इक्विवेलेंट है। ओके, अब हम लोग एम्पियर का जो सजेशन था, उसका जो हाइपोथेसिस था, उसको हम लोग फॉलो करेंगे अपने पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में। जो यूनिट 3 हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें हम लोग एम्पियर के हाइपोथेसिस को फॉलो करेंगे और ये मान के चलेंगे क्या, होल मैग्नेटिक फिनोमेना, ऑल मैग्नेटिक फिनोमेना कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ सर्कुलेटिंग करंट्स। ओके, तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैटर का जो मैग्नेटिज्म है उस फैक्ट को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ओके, अभी आपने मैथमेटिकली ये जस्टिफाई किया है, कि एक बार मैग्नेट जो है वो करंट कैरिंग सोलेनॉइड के इक्विवेलेंट है, लेकिन इसे मैं पिक्चराइज करके नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, कि किस तरीके से आप एक बार मैग्नेट के अंदर भी सर्कुलर करंट लूप्स एज्यूम कर सकते हैं। ओके, तो वो मैं आपको पिक्चराइज करके समझाऊंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।